तो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का प्रमोद साइंस क्लासेस के एक नए वीडियो में। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम सब क्लास 12 के जितने विद्यार्थी 18 फरवरी को साहित्य हिंदी का पेपर देने वाले हैं, प्यारे बच्चों उनके लिए यह पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। प्यारे बच्चों, 18 फरवरी को जो भी क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन प्यारे बच्चों इस पेपर में दिया गया है। आप सब वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। यदि आप सब चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। प्यारे बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं कि ये पेपर आप सभी का 2026 का साहित्यिक हिंदी का पेपर है। प्यारे बच्चों, आप सभी को बता दूं कि आप सभी को जो एग्जाम में आप सभी को जो पूर्णांक होगा वो 100 नंबर का होने वाला है। ठीक है, यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को जो बोर्ड एग्जाम में समय मिलेगा वो 3 घंटे 15 मिनट मिलेगा। ठीक है, आइए यहाँ पर कुछ निर्देश पढ़ लेते हैं। निर्देश में यहाँ पर पहला है, किराए के प्रारंभ की 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। ठीक है, यहाँ पर दूसरा निर्देश कह रहा है कि इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं। ठीक है, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। ठीक है, आइए हम सब यहाँ पर खंड क के क्वेश्चंस को हल करते हैं। खंड क में मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर पहला क्वेश्चन कर रहा है कि बाल कृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका कौन सा है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर कवि वचन सुधा, दूसरा है हिंदी प्रदीप, तीसरा है विशाल भारत, चौथा है साहित्य संदेश। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो बाल कृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका है वो हिंदी प्रदीप है। ऑप्शन नंबर 2 क्या है मेरे प्यारे बच्चों, राइट है। ठीक है, यहाँ पर ख वाला क्वेश्चन कर रहा है कि चिंतामणि किस लेखक के निबंधों का संग्रह है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, जो चिंतामणि है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का एक निबंध संग्रह है। ठीक है, यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन कर रहा है कि गिरजा कुमार माथुर का जन्म हुआ था। ऑप्शन है 1909 ईस्वी में, दूसरा है 1917 ईस्वी में, तीसरा है 1919 ईस्वी में, चौथा है 1924 ईस्वी में। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 है, 1917 ईस्वी में गिरजा कुमार माथुर का जन्म हुआ था। ठीक है, यहाँ पर घ वाला क्वेश्चन कर रहा है कि उपन्यास विधा पर आधारित रचना है। ऑप्शन है यहाँ पर स्कंदगुप्त, दूसरा है निर्मला, तीसरा है अशोक के फूल, चौथा है चिंतामणि। तो मेरे प्यारे बच्चों, बात करें यहाँ पर स्कंदगुप्त का, तो स्कंदगुप्त मेरे प्यारे बच्चों एक प्रकार का नाटक है जो कि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। ठीक है, ये जो तीसरा वाला ऑप्शन है अशोक का फूल, तो मेरे प्यारे बच्चों निबंध है जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ठीक है, ये चिंतामणि जो है मेरे प्यारे बच्चों एक निबंध संग्रह है जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो निर्मला है ये एक प्रकार का उपन्यास है जो कि मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित है। यहाँ पर अंगा वाला क्वेश्चन करा है कि निम्न में से कौन प्रसिद्ध आलोचक हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं उनको मिश्र बंधुओं ने आलोचना का प्रसिद्ध कवि माना है, तो उन्हें प्रसिद्ध आलोचक कहा जाता है। किसको? आचार्य रामचंद्र शुक्ल को। ठीक है, इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 है। यहाँ पर दूसरा का वाला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से कौन सी कृति रीति काल का है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो बिहारी सतसई है ये एक रीति काल की रचना है, क्योंकि जो बिहारी जी थे ये एक रीति काल की कवि थे और उन्होंने जो भी रचनाएं की है वो सभी रीति काल के अंतर्गत आती है। ठीक है, यहाँ पर ख वाला क्वेश्चन है, कह रहा है कि मैथिली षड़क गुप्त आधुनिक काल के किस युग से संबंधित है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैथिली षड़क गुप्त जो है वो एक द्विवेदी युग के कवि हैं। ऑप्शन नंबर पहला क्या है यहाँ पर, राइट है। अगला यहाँ पर ग वाला क्वेश्चन है, कह रहा है कि सुमित्रानंदन पंत की रचना कौन सा है। ऑप्शन है यहाँ पर झरना, दूसरा है चिदम्बरा, तीसरा है यामा, चौथा है उर्वशी। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो सुमित्रानंदन पंत की रचना है वो क्या है, चिदम्बरा है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, बात करें मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर झरना तो जयशंकर प्रसाद जी का है, यामा मैथिली षड़क गुप्त का है, उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर का है। ठीक है, ठीक है। यहाँ पर घ वाला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी काव्य कृति रामधारी सिंह दिनकर की है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो रश्मि रथी है ये क्या है, एक खंड काव्य है जो रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 है। यहाँ पर अंगा वाला क्वेश्चन कर रहा है कि हम राही नहीं राहों के अन्वेषी हैं, ये कथन किसने कहा था। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर ऑप्शन है धर्मवीर भारती ने, दूसरा है अज्ञे ने, तीसरा है यहाँ पर नामवर सिंह ने, चौथा है निराला जी ने। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम राही नहीं राहों के अन्वेषी हैं ये कथन धर्मवीर भारती का है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है। अब यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन गद्यांश पर आधारित है, कह रहा है यहाँ पर कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर इस तरीके से आप सभी को 2 गद्यांश इस तरीके से दिया जाएगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर है मेरे प्यारे बच्चों, पहला यहाँ पर गद्यांश है, कह रहा है कि अद्भुत है मेरा मित्र, उसके पास 200 का कैटलॉग है,
मैंने सोचा था कि जब वह हर पति से निंदा कर रहा है तो क्यों न मैं लगे हाथ विरोधियों को गत इसके हाथों करा लूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो गद्यांश है इस पे आप सभी को 5 यहाँ पर इस तरीके से क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन कर रहा है कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम लिखिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो गद्यांश है आप सभी का निंदा रस पाठ से लिया गया है, ठीक, कहाँ से? निंदा रस पाठ से लिया गया है। और निंदा रस के जो लेखक है मेरे प्यारे बच्चों, लेखक की अगर बात करें तो लेखक कौन है? हरिशंकर परसाई जी हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप सभी का दूसरा वाला क्वेश्चन कर रहा है कि रेखांकित अर्थ की व्याख्या कीजिए। तो आप सभी को इस गद्यांश में देखिए, इन कुछ शब्दों के नीचे इस प्रकार से यहाँ पर अंडरलाइन किया गया है, और जिन भी शब्दों के नीचे इस प्रकार से अंडरलाइन किया गया है उसे रेखांकित अर्थ कहते हैं, ठीक है। और उसी का क्या करना है? अपने शब्दों में व्याख्या कर देना है, ठीक है। इस तरीके से आप सभी को पूरा हल करना है। यहाँ पर चौथा वाला क्वेश्चन करा है कि निम्नलिखित पद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सेम गद्यांश की तरह यहाँ पर आप सभी को पद्यांश दिया गया है और इस पर भी आप सभी को 5 क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर देखिए, पहला वाला क्वेश्चन कर रहा है कि उपर्युक्त पद्यांश का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस गद्यांश का जो शीर्षक का नाम है वो अभिनव मनुष्य है, ठीक है। यानी अभिनव मनुष्य पाठ से ये पद्यांश लिया गया है। और अभिनव मनुष्य पाठ के जो लेखक हैं मेरे प्यारे बच्चों, रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, ठीक है। फिर इसमें दूसरा क्वेश्चन कराया गया, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, इन शब्दों के नीचे इस प्रकार से अंडरलाइन किया गया है, इसे रेखांकित अंश कहते हैं और इसी का अपने शब्दों में आप सभी को व्याख्या करना होगा। अब यहाँ पर 5वां वाला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्य जीवन परिचय लिखते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। यहाँ पर देखिए, आप सभी के पास 3 लेखक दिए गए हैं। पहला है वासुदेव शुक्ल अग्रवाल, दूसरा है हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, ठीक है। तो तीनों में कवि में से जिस कवि का आप सभी को अच्छी तरीके से साहित्यिक परिचय या फिर जीवन परिचय याद हो उसी के आप सभी को लिख देना है, ठीक है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है कि 3+2 यानी पूरे ये 5 नंबर का है, ठीक है। यानी जब आप जीवन परिचय इनका लिखते हैं तो आप सभी को 3 नंबर मिलते हैं। जब आप उनकी रचनाओं को लिखते हैं तो आप सभी को 2 नंबर मिलते हैं। यानी जब आप जीवन परिचय और रचना दोनों कंप्लीट करके लिखते हैं तो आप सभी को पूरे 5 नंबर मिलते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर 5वां का ख वाला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृति का उल्लेख कीजिए। आप सभी के पास यहाँ पर 3 कवि दिए गए हैं, महादेवी वर्मा जी हैं, दूसरा सुमित्रा नंद पंत जी हैं, तीसरा रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। तो तीनों कवियों में से आप सभी का जिस कवि का अच्छे तरीके से याद हो आप सभी को जीवन परिचय, उसका आप सभी को जीवन परिचय लिख देना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, 6वां वाला क्वेश्चन कर रहा है कि कहानी तत्वों के आधार पर पंचलाइट कहानी की समीक्षा कीजिए। प्यारे बच्चों, समीक्षा कीजिए, कथावस्तु लिखिए, सभी प्रकार से। बस सिर्फ पंचलाइट कहानी का जो कथा है उसका मतलब एक ही होता है कि आप सभी को पंचलाइट कहानी का कहानी लिखना है, ठीक है। या फिर यहाँ पर आप सभी के अथवा में दिया है कि कर्मनाशा के हार कहानी के प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। यानी जिस प्रकार पंचलाइट कहानी के जो प्रमुख पात्र हैं वो गोधन है, सेम उसी प्रकार जो कर्मनाशा के हार की कहानी के जो प्रमुख पात्र हैं उनका उसमें क्या चरित्र चित्रण किया गया है उसी को आप सभी को यहाँ पर 80 शब्दों में लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पर 7वां जो क्वेश्चन है वो खंडकाव्य से आधारित है। कहा है कि स्वप्रतित खंडकाव्य के आधार पर किसी एक खंड के प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो आप सभी के इलाके में जो भी खंडकाव्य चलता होगा आप सब उसी के खंडकाव्य का प्रश्न का उत्तर देना है, ठीक है। यदि आप इस प्रश्न के उत्तर से आप सभी को पूरे 5 नंबर मिलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर खंड ख स्टार्ट आप सभी का होता है। यहाँ पर देखिए, कहा है कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, आप सभी के पास संस्कृत का गद्यांश दिया गया है। कहा है अतीते प्रथम कल्पे जना एकम अभिरूपम सौभाग्य प्राप्तम सर्वकार्य परिपूर्णम पुरुषम राजानम अकुर्वन्, ठीक है। तो इस तरीके से आप सभी के पास एक गद्यांश दिया गया है जिसका आप सभी को हिंदी में अनुवाद करना है और इस गद्यांश का आप सभी को क्या करना है? हिंदी में अनुवाद करना है, ठीक है। और इसका आप सभी को संदर्भ लिखना है। संदर्भ लिखने के लिए आप सभी को पता करना होगा कि ये जो गद्यांश है किस पाठ से लिया गया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो गद्यांश है आप सभी का जो पाठ का नाम है जातक कथा, वहाँ से लिया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप सभी को यहाँ पर हिंदी में अनुवाद करके इसका संदर्भ लिख देना है। सेम इसी प्रकार यहाँ पर आप सभी को ख वाला क्वेश्चन करा है कि निम्नलिखित संस्कृत श्लोकों में से किसी एक का शासन हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को यहाँ पर 2 गद्यांश 2 श्लोक दिया जाएगा, एक यहाँ पर अथवा दिया जाएगा इसके नीचे, ठीक है। तो जिसका भी आप सभी को अच्छी तरीके से संदर्भ यानी हिंदी में अनुवाद करने आता हो, जो आप सभी को सरल लगता हो आप सभी को उसका
हिंदी में अनुवाद कर देना। जैसे यहाँ पर है कि जल बिंदु निपोतेन कर्मशः पूरते घटा सहेतु सर्व विद्या नाम धर्मस्य च घनस्य च। ठीक है, तो ये जो आप सभी का श्लोक है ये सुभाषित रत्नान पाठ से लिया गया है। तो वहाँ से आप सभी को इसका संदर्भ लिख देना है और अपने शब्दों में इसका हिंदी में अनुवाद कर देना है। अब यहाँ पर 9वां वाला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों को में से किसी 2 प्रश्नों का संस्कृत में उत्तर दीजिए। आप सभी के पास यहाँ पर 4 संस्कृत के क्वेश्चन दिए गए हैं। आप सभी का इसका जो आंसर है, जो उत्तर है, आप सभी को संस्कृत में ही देना है। ठीक है, अब यहाँ पर जो आप सभी का 10वां क्वेश्चन है रस अलंकार से है। कराए कि करुण अथवा शांत रस के स्थायी भाव के साथ उसकी परिभाषा और उदाहरण सहित लिखिए। यहाँ पर आप सभी को 2 नंबर मिलते हैं, 1 नंबर परिभाषा लिखने का और 1 नंबर इसका उदाहरण लिखने का। ठीक है, और सेम उसी प्रकार यहाँ पर ख वाला कराए गुरूपक अलंकार अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण उदाहरण सहित लिखिए। इस पे भी आप सभी को पूरे 2 नंबर मिलते हैं। यहाँ पर छंद से क्वेश्चन है कि सोठा अथवा दोहा छंद का लक्षण एवं परिभाषा लिखिए। यहाँ पर आप सभी को इससे भी 2 नंबर मिलता है। यहाँ पर 11वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। ठीक है, तो आप सभी के पास यहाँ पर 5 निबंध दिए गए हैं जी। जो आप सभी को अच्छे तरीके से याद हो उसका आप सभी को यहाँ पर निबंध कर देना है। तो इस प्रकार से आप सभी के पास आप सभी के बोर्ड एग्जाम में सेम यही क्वेश्चन आने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, इस पेपर के यदि आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ से इस पेपर का PDF डाउनलोड करके आप इस पेपर को हल कर लीजिए। इसमें के सारे क्वेश्चन आप सभी के बोर्ड एग्जाम में आने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों, मिलता हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।